तो देखो भाई, हमारा अब अगला टॉपिक सामने जो आ रहा है 15.3 डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव। देखो पहला जो है उसमें पहला पार्ट, या पहले मैं पूरा बता दूं इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, कंडीशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव, ये पहला पार्ट पढ़ेंगे आप। दूसरा रहेगा 15.3.2 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहेगा 15.3.3 पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग of traveling wave and particle 15.4.3.4 amplitude and phase। 15.3.5 wavelength and wave number। 15.3.6 phase and phase difference। 15.3.7 period frequency and angular frequency। पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कुल मिला के 7 टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं, सब टॉपिक्स आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, मगर इतना कोई खास वो नहीं है, सब पांचट चीजें है, बहुत फटाफट हो जाएगा ये। कुछ तो बेकार, मतलब हमारा बेकार नहीं बोलना चाहिए, वो एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में दिया हुआ था, बट हम लोग को इतना ज्यादा डिटेल में सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट फॉर्मूले, उसमें क्या है, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 2π/ω, जैसे ये वाला पार्ट का है पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसमें डेरिवेशन है, प्रूफ किया गया कि टी इक्वल टू 2π/ω होता है। हम ऑलरेडी मेंशन है, हम जानते हैं। स्टेट बोर्ड में उसका कुछ भी मेंशन नहीं है, स्टेट बोर्ड में उसका कुछ भी नहीं है लेना देना। स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट वेलोसिटी के बाद का स्टार्ट किया गया है ना, तो उसको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं कि ये कैसे आया क्या आया। जितना जो चीज शॉर्ट में हो सकती है वो बता देंगे अपन, और जिसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उतना उसको खींचने की जरूरत नहीं। चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, कंडीशन ऑफ नॉट ऑफ फॉर प्रोग्रेसिव वेव। कंडीशन फॉर प्रोग्रेसिव। देखो प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, आगे बढ़ने वाली, जो आगे बढ़ रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, है ना। प्रोग्रेसिव नेशन, एक नेशन जो आगे बढ़ रहा है, लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स जो लगातार पढ़ाई करके अपने करियर को संवार रहे हैं, आप में से है प्रोग्रेसिव, है कि नहीं है? हाँ सर बिंदास, वी आर वेरी प्रोग्रेसिव रिगार्डिंग मोबाइल ऑपरेशंस, इंस्टाग्राम, है ना, पबजी, ये सारी चीजों में बड़े प्रोग्रेसिव। खैर वहां नहीं, इधर प्रोग्रेसिव बनना है। तो
तो वो वेव जो आगे बढ़ती है उसको लिखने का, उसको बताने का क्या, या किस इक्वेशन पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, ये पता कैसे पता चलेगा। पिछली बार आपने देखा था इसमें कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेव के अंदर, जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द फंक्शन ऑफ पोजिशन एज वेल एज टाइम। आपको याद है? एक काम कर यार, तू सीधा बैठ ही नहीं रहा, तू चैन से अब्दुल्ला, पहला दिन अभी उसे चालू जाते ना, सीधा बैठना बेटा। तो भाई ऐसा है यार, क्या दिमाग हटा देते यार। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पिछली बार हमने देखा था कि किसी भी ट्रांसवर्स वेव को एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन भी स्टडी किया जा सकता है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी स्टडी किया जा सकता है। मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, यानी सिंपल बात, y के फॉर्मूले में x भी आना चाहिए और t भी आना चाहिए। बोले यार ये तो बहुत लिखने के तरीके तो बहुत सारे, फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x अपॉन t, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकता हूं मैं फिर x और t के। तो क्या सबके सब वेव के फॉर्मूले हो जाएंगे क्या? नहीं, उनको कुछ शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो माना जाएगा कि हाँ ये वेव के फॉर्मूले हैं। बोले क्या शर्तें हैं? तो देखो सबसे पहली शर्त क्या है यहाँ पे हम लोग को देखेंगे, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर मैं डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर करूं और उसको डिवाइड करूं डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से, तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। ये वैल्यू हमेशा कैसी आना चाहिए? कांस्टेंट। यानी मेरे पास जो इक्वेशन है और उसका मैंने क्या किया, 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम और 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको दोनों को डिवाइड करके मैंने जब देखा और जब उसकी वैल्यू एक कोई तो भी कांस्टेंट, आड़ा टेढ़ा कुछ भी चलेगा, बस इसके अंदर x और t नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? x और t। अगर x और t आ गया मतलब वो कांस्टेंट, वो तो क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, है कि नहीं? तो बस अगर ऐसा आ रहा है तो हम मानेंगे कि भैया ये कैसी वेव है, ये आपकी ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 2 ये कहता है कि भैया जो भी आपका वेव फंक्शन होगा, जो भी y इज इक्वल टू, है ना, f ऑफ x, t, ये जो भी होगा ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ये सिंगल वैल्यूड, ये कैसे समझा नहीं सिंगल वैल्यूड? जैसे मान लो आपको एक वक्त देख कर लगेगा कि y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी, ये क्या है? तो बोले ये वेव की इक्वेशन आप ऐसे देख के लगेगा कि यहाँ पर साइन फंक्शन भी है, x भी है, t भी है, हाँ वेव है। नहीं, मगर यहाँ क्या है? स्क्वायर है। अच्छा एक बात बता, अंडर रूट ऑफ 4 क्या आता है? प्लस माइनस 2, है कि नहीं? प्लस 2 भी होता है, माइनस 2। मतलब जब तुम किसी चीज का स्क्वायर रूट लेते हो तो उसका आंसर हमेशा सिंगल वैल्यू में आता है क्या? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये स्क्वायर है, मुझे मालूम है जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा फंक्शन का तो वो एक सिंगल वैल्यू आएगा क्या? नहीं, वो तो डबल वैल्यूज आएगा। तो कहीं पे भी अगर ऐसी इक्वेशन आ रही है इसमें स्क्वायर बन रहा है और मुझे मालूम है कि अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा, सॉरी स्क्वायर रूट बन रहा है और मुझे मालूम है अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा उसका आंसर 2 वैल्यूज में आ सकता है, डबल वैल्यूज आ सकती है, तो ये आपका वेव का फंक्शन नहीं रहेगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है यहाँ पे? कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 ये कहता है द वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। द वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। उसमें कोई सडन चेंजेस नहीं होने चाहिए। देयर शुड बी नो सडन चेंजेस। बोले समझा नहीं यार? देखो y इज इक्वल टू a साइन kx अगर आप लेते हैं, मान लो ओमेगा टी भी दिए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना, a साइन kx साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। मगर मैंने अगर ऐसा इक्वेशन बना दिया a tan x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? है ना, इसका ग्राफ ऐसा क्या नजर आया? tan 0 0, एंगल बढ़ा रहे वैल्यू बढ़ रही, है ना, अचानक से
मान लो ये +10, एग्जाम्पल तौर पे ये +10 था, अचानक से -10, तो क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्या? कंटिन्यूस है क्या? ये वैल्यूज लगातार एक जैसी आ रही है? 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 आ रहा, क्या अचानक से क्या कर गया? जंप कर गया -10, एक सडन चेंज आ गया। तो अगर ऐसा किसी वेव में होता है तो वो, या किसी इक्वेशन में होता है, तो बोले भैया वो वेव की इक्वेशन हो ही नहीं सकती। सिंपल से लॉजिक बात है सर, इतनी भारी भारी अल्फाज में बोल रहे हैं आप। ये बताओ मैं कैसे पहचानूं कि ये वेव की फंक्शन है कि नहीं है? इसमें tan नहीं आना चाहिए। अगर वेव की इक्वेशन में tan आ गया, वेव की इक्वेशन में क्या आ गया? tan, क्योंकि tan मतलब सडन चेंजेस आता है tan फंक्शन में। बात समझ रहे ना? tan x, अगर x की वैल्यू डालते जाओगे उसमें सडन चेंजेस आते हैं tan के फंक्शन में। तो अगर किसी इक्वेशन में tan आ गया तो भैया वो तो वेव की इक्वेशन आएगी। भाई समझ में आ गया है कि नहीं? किसी इक्वेशन में आपका स्क्वायर रूट आ गया तो वो इक्वेशन वेव की है नहीं। हाँ, 2 बार डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 बार डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड करोगे तो आंसर कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट। तब जाके माना जाएगा कि वो क्या है? वेव की इक्वेशन है। आई बात समझ में आपको? ये पढ़ो कंडीशन, फिर उसके कंडीशन, इसका कंडीशन पढ़ना हो जाए। देखो भैया, each of the following represents only SHM as well as wave, neither SHM nor wave। देखो अगर मैं पहले वाला देखता हूं, इसे मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाय dt। ये क्या हो जाएगा? a माइनस के e रेज़ टू पावर माइनस के। ओके, एक और बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, ये क्या हो जाएगा? a के स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस के। इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा? सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया t उसके लिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो हर एक उसके लिए क्या है? x को छोड़ के सब क्या उसके लिए? कांस्टेंट है। भैया इस इक्वेशन में x दिखा दो कहीं। सर ये क्या दिख रहा है? पे k है वो, ये है वो, मेरा k है वो लिखा हुआ। सर आपका k और x दोनों एक जैसा नजर आता है। ठीक है, मेरी गलती, आई एम सॉरी शक्तिमान, है ना। अब ये k है तो x तो है ही नहीं इक्वेशन में, तो आप 0 आएगा। अगर तुमको मन कर रहा है तो एक और बार कर दो, फिर भी आने क्या वाला है? 0, है कि नहीं? तो del स्क्वायर y अपॉन del t स्क्वायर करेंगे अगर आप, डिवाइडेड बाय del स्क्वायर y अपॉन del x स्क्वायर करेंगे, तो क्या वो एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है क्या? हाँ, डेफिनेट वैल्यू आ रही है क्या? नहीं, ये तो इनडेफिनेट वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो भैया ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। तो बोला हुआ है डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए उसकी, तो भैया ये वेव है ही नहीं, है ना। तो सिंपल सी बात है, वो साफ समझ में आ रहा है कि ये वेव है नहीं। तो नहीं, ये नॉट अ वेव, नीदर वेव नॉर SHM, नीदर SHM नॉर वेव बोलते इसको, है ना, नीदर SHM नॉर वेव। हाँ बोले, समझ में आ गया। अब देखो सेकंड ऑप्शन, वंस अगेन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? बोले ये प्रॉब्लम इसके साथ ऐसा है कि अगर मैं इसमें भी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, है कि नहीं, तो वो फिर से वो 0 हो जाएगा। ये देखो ना, इक्वेशन में सिर्फ t है ना, वो सिर्फ फंक्शन ऑफ क्या है? t है। फंक्शन ऑफ x है क्या इसमें? है क्या? नहीं। तो जब तुम पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर सकते तुम, मगर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, फिर से इनडेफिनेट वैल्यू आ जाएगी। तो वो तो वेव तो है नहीं। मगर SHM है, वो याद है अपन ने करे थे, 2 बार डिफरेंशिएट करके देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला इक्वेशन, तो वो SHM है। तो मैं साफ तौर पे बोल सकता हूं इट इज एन SHM बट नॉट अ वेव। ओके चलो भाई ठीक है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस kx, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस kx। अरे ये तो आसान है, तो फिर भी यकीन नहीं हो रहा हमको, बता दो। देखो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी हाँ टाइम, बाय dt a ओमेगा साइन ओमेगा, साइन की जगह क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी प्लस kx, है ना। एक बार डिफरेंशिएट किया, साइन का बना कॉस,
ओमेगा आया बाहर, ओमेगा बाहर आया, क्यों आया ओमेगा बाहर? क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, ये एक्स उसके लिए डेरिवेटिव कांस्टेंट है सर, डेरिवेटिव कांस्टेंट है। चल एक बार और कर, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके भाई ये आ गया। अब एक और बार इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स करो, ए इंटू के साइन ऑफ साइन की जगह कॉस हो जाएगा, सॉरी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा ठीक है चलो मान लिया। एक और बार डिफरेंशिएट करो, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ए इंटू के स्क्वायर माइनस ए इंटू के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड करके देखो, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? यहाँ पे माइनस ए कैंसल, साइन ओमेगा टी वो सब कैंसल, बचा क्या यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एक कांस्टेंट। और क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया तो यहाँ ये वेव भी है और हर वेव एसएचएम भी होता है ना, तो मैं बोलूंगा एसएचएम एज वेल एज वेव। और बिल्कुल यही पैटर्न से तुमको दूसरा वाला सॉल्व करना है, डी ऑप्शन, ये वाला यही पैटर्न से दो बार, एक बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर से आप वहां पर उसको डिवाइड करके देखेंगे। इसका आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आएगा शायद से। तो ये भी पता चल जाएगा कि ये एसएचएम एज वेल एज वेव है। ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, तुम करोगे एज एन होमवर्क, करो लिखो। देखो अब अगला हमारा है नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, एनसीईआरटी में वो इक्वेशन तुमको डायरेक्ट आई हुई है, उसका डेरिवेशन तुमको आया नहीं एनसीईआरटी में। उसने बोला डायरेक्टली कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, t and can be represented as a sin kx minus omega t plus phi, kx minus omega t है plus phi, जहां पर phi क्या है? इनिशियल फेस एंगल। और एक और बात देखो बेटा, x, t, इसी इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। आप चाहे के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखो या ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई बात समझ में? ये दोनों का मीनिंग सेम रहता है, दोनों वेव ही होती है, बस एक पॉजिटिव वेव होती है, एक वेव इस टाइप की होती है और एक वेव इस टाइप की होती है। दोनों वेव ही है, वेव की अलग अलग शेप्स है। ये भी वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है, वेव की अलग अलग शेप है। उसको आप a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन के ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, आप ये भी कह सकते हैं। हाँ, अगर सपोज करो आपने कहीं ये देख लिया, देखो ये जो वेव है ये वो वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, ये वो वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है। अगर इक्वेशन में फेस एंगल में यहां माइनस साइन आया, इक्वेशन में फेस एंगल में क्या आया? यहां पे माइनस साइन आया, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है। और मगर मान लो इक्वेशन कुछ ऐसा लिखी जा रही है, x, t ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, या जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो है वेव आपके निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, ये है ना, ये याद रखना आपने यहाँ पे। अब सर ये y का मीनिंग क्या है? y का मीनिंग ये हुआ कि y एक्सिस पे वो ऑसिलेट कर रही है।
अगर यही इक्वेशन मैंने ऐसा लिखा x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ए वाई प्लस फाइव, मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा, मान लो x y कॉमा t a sin ओमेगा t माइनस के वाई प्लस फाइव, इसका मीनिंग क्या हुआ फिर ये कि ये वेव जो है आपका y एक्सिस पर, सॉरी y एक्सिस पे आगे बढ़ रही है और x एक्सिस पे क्या कर रही है बेटा, ऑसिलेट कर रही है ना अपनी वेव, ऐसा जाती ना, कहां ऑसिलेट कर रही y एक्सिस पे, कहां बढ़ रही x एक्सिस पे। और अगर इक्वेशन ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब ये ऐसा है कि नहीं, कहां बढ़ रही हो y एक्सिस पे और ऑसिलेट कहां कर रही हो x एक्सिस पे। आई बात समझ में आपको? तो ये याद रखना है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है अलॉन्ग x एक्सिस, है ना, और बाकी के सब ये चीज। आया बात समझ में आपको यहां पे? ठीक है। अब ऐसा है, देखो अगर कोई इक्वेशन ऐसी लिखी जाए y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस b कॉस kx माइनस ओमेगा t, तो बोले ये जो होता है ये भी वेव ही होती है। असल में ये कंपोजिशन ऑफ टू वेव्स है, मतलब दो वेव्स को मिलाकर एक जो नई वेव बनाई गई वो है, और इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा उस वेव का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। देखो ना, ये साइन का फंक्शन, ये कॉस का फंक्शन, इसका एम्पलीट्यूड a, इसका एम्पलीट्यूड b, फेज डिफरेंस कितने का, 90 डिग्री का। ऑसिलेशन चैप्टर का याद रखो, a नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, है ना। और अब जो नई वेव तैयार होगी उसका नेट फेज डिफरेंस क्या होगा, वो होगा tan इनवर्स ऑफ a बाय b बोलो, b बाय a बोलो, एक ही बात है, एक बात तो नहीं होगी वो, तो b बाय a का डाल। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप उतना पढ़ो 1 मिनट के लिए, फिर मैं आगे बताता हूं। तो देखो बेटा, हम जो ये डेरिवेशन लेने वाले हैं सिर्फ नीट की वेव की अंडरस्टैंडिंग के लिए लेने वाले हैं। तो देखो मैं इमेजिन ये करूंगा कि मेरे पास एक रस्सी है या एक मीडियम है, पानी मानना है पानी मान के चलो, रस्सी है रस्सी मान के चलो, ठीक है। मैंने इसको यहां से झटका दिया और लगातार ऐसा यूं करके ऑसिलेट कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि उसमें इस तरह से वेव जनरेट होगी। ओके बेटा, अब जाहिर बात है ये एक्स एक्सिस की तरफ आगे प्रोपोगेट कर रही है वेव, और वाई एक्सिस पे वो क्या कर रही है बेटा, ऑसिलेट कर रही है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये वाला पॉइंट पकड़ो, ओ सबसे पहले इसी ने ऑसिलेट करना शुरू किया होगा। अब मैं बोलूंगा ठीक है, इसका ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, है ना, ठीक है, चलो मान लिया। अब ऐसा है कि मैं एक रैंडमली कोई पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लेता हूं, रैंडमली अपने मन से, ये पॉइंट भी, और यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो कितना है, x, सॉरी ये वाला फासला x। तो O और P पार्टिकल का जो फासला है वो क्या है, x करके है। अब मैं बोलूंगा ठीक है, P पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा होगा, हाँ बोले वो भी ऑसिलेट कर रहा है, तो बोले उसका फिर फॉर्मूला कैसा लिखेंगे ऑसिलेशन का, तो बोले तुम उसको ऐसा लिखेंगे a साइन ओमेगा t माइनस डेल। ये डेल क्यों आया यहाँ पे, बोले फेज डिफरेंस। बोले फेज डिफरेंस, अरे भाई मुझे बता, पॉइंट P और O हमेशा एक साथ ऑसिलेट करेंगे क्या, जरूरी है, कुछ भी हो सकता है ना। अब मान लो कि पॉइंट O जब मीन पोजीशन पे होगा तो पॉइंट P उस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो कितने का फेज डिफरेंस, 90 डिग्री, है ना। जब ये फिर ऐसा हो जाएगा, है ना, फिर जब ये नीचे आएगा तो ऐसा, तो ये लगातार इनके बीच में 90 डिग्री का फर्क बना रहेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूंगा देखो फेज डिफरेंस कितने का है, फाइव का, फेज डिफरेंस बोलते हैं डेल्टा फाइव, तो कितना है, डेल है। अच्छा ठीक है, मगर हम आगे एक चीज पढ़ने वाले हैं, बट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा ऑफ पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला हम लोग आगे देखने वाले हैं। फेज डिफरेंस जो भी होता है वो 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। मुझे एक बात बताओ, O और P के बीच में का फर्क कितने का है, x डिस्टेंस का, पाथ डिफरेंस कितने का है इनका, x का। तो मैं यहां लिख सकता हूं देखो डेल्टा फाइव दैट इज इक्वल टू डेल, ये कितना हो सकता है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। चलो एक काम करो, ये वैल्यू वहां पर डाल दो, देखो y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। ओके, ये y का इक्वेशन। देखो सिंस आप जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस 2 पाई लैम्बडा इंटू एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, 2 पाई को बाहर निकालो, y इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ये मेरे पास एक वेव की इक्वेशन और बन के आई है। ये भी एक वेव की इक्वेशन है और ये भी एक वेव की इक्वेशन है बेटा, आया समझ में? तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है पहचानो टाइम पीरियड क्या है, वेवलेंथ कितना है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। इक्वेशन के अंदर गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर 2 पाई आएगा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा आएगा, है ना। आप चाहे तो क्या कर सकते, देखो यहाँ पर कैपिटल टी को ऐसा भी लिख सकते, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई स्मॉल एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। यहाँ पर n क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी, है ना, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हो जाएगी। तो इस तरह से भी लिखा जाता है और कई भी तरीके हैं, p इक्वल्स टू n लैम्बडा। हाँ, तो अगर मैं n को भी कॉमन निकाल लेता हूं, a साइन 2 पाई n t माइनस एक्स अपॉन n लैम्बडा। तो ये फॉर्मूला है, आप देखेंगे आगे जाके डेरिवेशन देखेंगे इसका, v इज इक्वल टू n लैम्बडा करके होता है। तो n लैम्बडा को आपने फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ को आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन, देखो 2 पाई n क्या होता है, ओमेगा, लिखना है तो लिखो, नहीं तो 2 पाई n रखना है वैसे ही रखो, माइनस एक्स बाय बी। तो ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला बनकर आता है आपका, ओमेगा लिखना है ओमेगा लिखो, 2 पाई n लिखना है 2 पाई n लिखो, है ना। तो आप लिख सकते हैं और इस तरह से एक और फॉर्मूला बन के आया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है लिखा हुआ, स्टेट बोर्ड में भी नहीं है लिखा हुआ, बट ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। देख लो मतलब, आई मीन रीड कर लो। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है, पढ़ो पढ़ो तुम जब तक के लिख देता हूं, पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंड पार्टिकल। पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंड पार्टिकल। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है बनाकर, और भी है इसमें एक्चुअली ग्राफ डायग्राम बनाए हुए, मगर इसमें 3 पे भी समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये समझना है वेव किस तरह से आगे बढ़ रही है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव को समझना है, तो किसी एक क्रेस्ट पे फोकस करके चलो, किसी एक क्रेस्ट पे। जैसे कि ये क्रेस्ट है, इसकी इस पोजीशन को मैं यहाँ मार्क करता हूँ एज एक्स, इसकी ये पोजीशन को यहाँ मार्क करता हूँ एज एक्स, थोड़ी देर के बाद इसकी पोजीशन को मैं यहाँ मार्क करता हूँ एज एक्स। क्या नजर आ रहा है आपको, पहले ये x इधर था, है ना, फिर यहाँ आया, फिर वो आगे बढ़ा। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फोकस करेंगे, जैसे क्रेस्ट पे फोकस किया मैंने, तो ये आपको बताएगी कि वेव किस दिशा में बढ़ रही है आगे और कितनी स्पीड से बढ़ रही है आगे। पहले वो यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर वहाँ चलेगी,
ये मुझे किस चीज का जानकारी दे रहा है? प्रोपोगेशन ऑफ वेव का। और अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करूं, जैसे ये पॉइंट, पहले ये कहाँ था? निगेटिव रीजन, अभी भी निगेटिव रीजन में है, मैं थोड़ा और नीचे होना चाहिए था उसको। थोड़ा और नीचे चला गया। फिर ये क्या है? अभी फिलहाल निगेटिव रीजन में, मगर थोड़ा सा ऊपर आ गया। अगले स्टेज में अगर आप देखेंगे तो शायद आपको ऐसा देखने को मिले, फिर कैसा कि ये ऐसा आ चुका है अभी, है ना। अगले स्टेज में वो यहाँ बढ़ चुका है, वही ठीक है। और ये वाली वेव जो है वो यहाँ आ चुकी है, ये जो क्रस्ट है वो यहाँ आ चुका है। देखो अब ये पार्टिकल कहाँ गया? इधर आ गया, है ना। तो जब तुम किसी पार्टिकल पे या डॉट पे फोकस करोगे तो ये तुम्हें पार्टिकल का बताएगा, इसका पोजीशन कहाँ है ना। वो फिलहाल निगेटिव रीजन में है, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना। अभी निगेटिव रीजन में मगर ऊपर जा रहा है, ये निगेटिव रीजन में मगर नीचे आ रहा है, और ये अब ऊपर जा चुका है काफी हद तक के पॉजिटिव रीजन में आ चुका है। तो आपका ये जो डॉट है, अगर किसी एक पॉइंट पे फोकस करोगे, कोई भी एक, और उस पर ऑब्जर्व करोगे ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये बताएगा कि वो पार्टिकल कैसा कैसा ऑसिलेट कर रहा है ना। और अगर तुम किसी सिर्फ क्रस्ट को देखो, अच्छा ये क्रस्ट यहाँ था, अब यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये किसी एक पार्टिकल की जानकारी दे रहा क्या? नहीं, वो किसकी जानकारी दे रहा है तुमको? वेव की। वो बोला वेव पहले यहाँ था, अभी बढ़ते बढ़ते आगे चला गया वेव। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह से हम लोग ये जो है पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंड पार्टिकल है, वो पिक्चर की मदद से बताया है कि देखो भैया, किसी भी वेव में पार्टिकल किस तरह से बिहेव करता है ना, और वेव किस तरह से आगे बढ़ती है। हम कैसे पहचानेंगे कि वेव कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है? तो वो बोले क्रस्ट पे फोकस करके, पार्टिकल क्या कर रहा है तो उसके पॉइंट पे फोकस करके हम लोग पता लगा सकते हैं। देख लो आप उसको, कुछ खास इतना नहीं है, मददगार नहीं है, और उसके साथ कुछ होगा तो रीड कर लो। ये भी एकदम आसान टॉपिक है, बिल्कुल यार कुछ भी नहीं है इसमें, तुम सब ऑलरेडी जानते हो अच्छे से, बहुत बड़ा तोप वाला कुछ मामला नहीं है। एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस। एम्पलीट्यूड होता क्या है? अगर कोई चीज ऑसिलेट कर रही है तो ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर, कितना नीचे, या कितना आगे, कितना पीछे जा सकती है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हमारी वेव की इक्वेशन होती है y इज टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। जनरल इक्वेशन अगर मैं कहूं वेव की, इस तरह से होती है। ये पूरा पूरा क्या है बेटा? एंगल है। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है? प्लस माइनस वन, माइनस वन तो डायरेक्शन हो जाता है अलग बस। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ठीक है भैया, y की फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस ए, जो कि क्या होता है बेटा? इसी को मैं क्या बोलता हूं? एम्पलीट्यूड। कि भैया जो वेव किसी मीडियम में अगर जनरेट हुआ है, किसी मीडियम में वेव पैदा हुआ है, तो उस मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे जा सकते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड कहते हैं। आई बात समझ में आपको? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। फेस, ये एंगल, जैसे मान लो kx माइनस ओमेगा टी, है ना, ये एक वेव है ना। मैं मान लो बोलता हूं एट अ सर्टेन टाइम, बोले टाइम कितना हो रहा है? 3 सेकंड। कितना हो रहा है? 3 सेकंड। और ये वाला पार्टिकल, इसका लोकेशन क्या है? x, है ना। ये कहां पर है? तो यार देखो ये कैसा है ना, थोड़ी देर के बाद ऊपर जाने वाला है, एक्सट्रीम पोजीशन। अभी गया क्या? नहीं, अभी सिर्फ यहां से उछल के यहां आया, एकदम ऊपर पहुंच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा गया? नहीं। बताओ भाई तुम्हारे नॉलेज से, जब कभी पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, फेस एंगल क्या कहलाता है? जब कोई पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, स्टार्ट करता है, तब फेस एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। और धीरे 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 कहां पहुंच गया? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तब फेस एंगल कितना हो जाएगा? बोलो, हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो, सही बोल रहे तुम, जोर से बोलो। 90 डिग्री, π/2 रेडियन, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा, ये पहुंच गया क्या अभी? जब वो यहां उछल के एकदम आ जाएगा, जब ये वेव इधर आ जाएंगे, ऐसा आ जाएगा, तब वो आएगा एक्सट्रीम पोजीशन। अभी आया नहीं, मतलब सर उसका एंगल कुछ 30 डिग्री होगा, कुछ 30, 60, 45 डिग्री के आसपास होगा। तो ये क्या बता रहा है? तो पोजीशन बताता है। अपना क्या करता है वो फेस एंगल? क्या बताता है? ऑसिलेटिंग पार्टिकल की पोजीशन। अभी वो कहां है? पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम। अभी वो कहां जाने वाला है?
राइट या लेफ्ट, ये क्या बताता है अभी वो ऊपर है या नीचे। ये क्या बताएगा आगे, अगर मैं बोला भैया इसका फेस एंगल 30 डिग्री, मतलब कहाँ, बोले ऊपर है, और आगे क्या होने वाला है, वो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक पूरा एंगल 90 डिग्री नहीं हो जाता, इसका फेस एंगल 90 डिग्री नहीं होता है ना। तो फेस क्या करता है, वो पोजीशन बताता है, तो पार्टिकल हमारा कहाँ है एट गिवन टाइम। लेकिन अगर हम किसी इक्वेशन में, ये फाई होता क्या है, ये फाई तो होता है इनिशियल फेस एंगल, है ना। जब ये स्टार्ट हुआ था वेव, तो उसका वेव का फेस एंगल क्या था, है ना, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, है ना। आप रस्सी को यूं झटका मारो, बात समझ रहे ना, रस्सी ऐसे झूल के नीचे आई, अपन ने ऐसा पकड़ के रखे, वो यू जैसा शेप बनाएगी रस्सी और झटका दे रही यूं 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 यूं, क्या हो रहा है, ये क्रॉस वेव तैयार हो रही। रस्सी को सीधा पकड़ो और यहीं से ऐसे जग करने तैयार करो। मैं पहले हाथ ऊपर करता हूँ, फिर बाद में नीचे करता हूँ, तो ये पॉजिटिव साइन वेव तैयार हो रही है। अगर मैं पहले हाथ नीचे करके ऊपर करूंगा तो ये नेगेटिव साइन वेव तैयार होगी। यही बात समझ में आपको। तो ये अपने पे डिपेंड करता है आप कौन सी वेव बना रहे हो। तो ये इनिशियल फेस एंगल होता है। ओके, अब ये माना कि भाई ये इनिशियल फेस एंगल होता है, तो अब बोले क्या हमेशा इसको इक्वेशन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा? नहीं, अगर आप कोई इक्वेशन को सिर्फ ऐसा लिखते हैं तो भी वो इक्वेशन कुछ गलत नहीं होती है। बस इसका मीनिंग ये होता है कि फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका इनिशियल फेस एंगल क्या था, 0। आई बात समझे? ठीक है, अब रीड कर लो उसको, पार्ट छोटा सा ही पार्ट है। ओके बेटा, अब देखो वेवलेंथ एंड वेव नंबर। मैंने यहां पर एक वेव ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी, वाई एक्सिस पे वाई लेंगे अपन, वाई स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले वेवलेंथ क्या होता है? कुछ खास नहीं बेटा, वेवलेंथ ये होता है, वैसे अपनी भाम भाषा में हम लोग कहते हैं कि लेंथ ऑफ द वेव, है ना, द लेंथ ऑफ द वेव। हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 points having same phase angle। 2 पॉइंट्स के बीच में का कम से कम डिस्टेंस, ताकि एंगल कैसा रहेगा, फेस एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ है ना ऑसिलेशन, ये फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर ये, तो मैं यहां देख के समझ सकता हूं, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है अगर ऑसिलेशन का। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है ना। रेडियंस में बोले तो 0 रेडियन, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π, है ना, ये 2π रेडियन अपन बोल सकते हैं। और अगर मैं दोबारा बोलूं, उसको दोबारा काउंट करना स्टार्ट करूं तो भी कर सकता हूं। यहां से फिर से बोल सकता हूं 0, 90, है ना, 180, 270, आगे जाके 360 आएगा। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का जो फेस एंगल है वो सेम है? ये और ये पॉइंट को मैं बोल सकता हूं ना, दोनों का फेस एंगल कैसा है, सेम। देखो ना, sin 0 0 होता है, sin 360 भी 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 360 भी 1 होता है। तो ये दोनों की वैल्यू सेम आती ना, मतलब वो 100 साढ़े एक ही बात होती है, वो एक ही बात, एक ही पोजीशन पे आते हो। तो ये फेस एंगल कैसा है, सेम, एक ही पोजीशन। तो ये 90 डिग्री है, ये भी अराउंड 90 डिग्री होगा, ये 5π/2 होगा मान लो आगे जाके। मगर मैं बोलूंगा sin 90 क्या होता, 1, तो sin ऑफ 5π/2 क्या होगा, वो भी 1 ही होता। बोले यार ये भी तो आपका सेम वैल्यू देने वाला है, तो ये पॉइंट भी कैसा है, सेम फेस पे। तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस को अपन वेवलेंथ बोलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कम से कम क्या डिस्टेंस हो सकता है पॉइंट के बीच में, जहां पर दोनों सेम फेस पे हो, और उसके बीच का जब आप लेंथ गिनते हो तो उसे आप क्या कहते हो, वेवलेंथ। किसी भी वेव में अगर आपको वेवलेंथ को बताना है, डिजाइन मतलब बताना है, देखो यहां से यहां तक वेवलेंथ है, तो कैसे बताएंगे? एक पॉइंट पकड़ लिया आपने, अब देखो अगला पॉइंट एग्जैक्ट ऐसा कब आने वाला है, ये यहां पर आने वाला है, तो यहां से यहां तक क्या होगी, वेवलेंथ। ये पॉजिटिव पीक है ना, अगली पॉजिटिव पीक कहां आएगी, यहां पे, ये वेवलेंथ। ये नेगेटिव पीक है ना, अगली नेगेटिव पीक कहां आएगी, यहां पर, ये क्या आएगा, वेवलेंथ।
है ना। मान लो पॉजिटिव पीक के बाद 20 डिग्री में नीचे आया, पॉजिटिव पीक के बाद 20 डिग्री में नीचे आया, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या होगी, ये वेवलेंथ, ये सारे के सारे क्या होगी, वेवलेंथ। अच्छा, इसकी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लिखा जाता है ना, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इमेजिन करो t की वैल्यू 0 है और फाइव की वैल्यू भी 0 है, शुरुआत की बात चल रही है। मान लो एट टी इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में बोल तो t को 0 डालेंगे ना, और इनिशियल फेज एंगल भी 0, तो y इक्वल्स टू a साइन ऑफ kx आ जाएगा, y इक्वल्स टू a साइन ऑफ kx। ओके चलो माना y इक्वल्स टू a साइन kx आ गया। अच्छा एक बात बता, अपना जो वैल्यू है वो बार बार कब रिपीट होती, कितने एंगल के बाद रिपीट होती साइन फंक्शन में, साइन 0 0 होता, अगली बार साइन 0 कब होगा, 180। अच्छा ठीक है चलो, साइन 91 होता, साइन 91 होता, अगली बार साइन की वैल्यू 1 कब होगी, 270 पे -1 होता, +1 चाहिए। तुम लोग शायद से वो रेडियन को भूल गए, 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 5π/2 3π 7π/2 4π 9π/2 5π 11π/2 6π, है ना। अब मुझे बोल रहा हूं मैं आपको, मुझे वापस से साइन की वैल्यू +1 चाहिए, कब होगा, π/2 है, 5π/2 9π/2, मुझे π/2 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि वो वापस से ये एंगल बने, 2π। देखो π/2 + 2π कितना होगा, देखो 4π + π 5π/2 है कि नहीं। अच्छा एक काम करो, π/2 + 2 × 2π, π/2 + 2 × 2π, बताओ कितना होगा। देखो 2 2 4 4 2 8 8 + 1 9π/2। अच्छा ठीक है, π/2 + 3 × 2π, 3 2 6 12 13π/2। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि आफ्टर एवरी n π/2, है ना, n ट्वाइस n टाइम्स ऑफ ट्वाइस पाई, है ना, साइन फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू, आया ना, बोलो आप, है ना। जब जब आप n × 2π करोगे, सिर्फ 2π 2 × 2π 3 × 2π 4 × 2π 5 × 2π घूम घूम के आप कहां पर आ जाओगे, ऊपर वाली पोजीशन पे आओगे। जस्ट π/2 पे इधर एक बार, फिर 5π/2 पे 9π/2 पे 13π/2 पे 19π/2 पे 13 के बाद 15 17π/2 पे आप घूम के यहां पर आओ। तो अगर आपको डायरेक्ट बार बार वही वैल्यू चाहिए, आपको बार बार वही वैल्यू चाहिए साइन की, बार बार साइन की वही वैल्यू चाहिए, तो आपको कितने बार घूम के आना पड़ेगा, 2π/10। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर मैंने इक्वेशन लिखा y = sin of kx, a sin of kx, तो दोबारा ये आंसर कब आएगा, a sin kx + n × 2π के बाद। मेरे को वही चाहिए y की वैल्यू, है ना। मान लो y की वैल्यू ऊपर आ रही है 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना। मैं बोलता हूं मुझे अगली बार भी वही वैल्यू चाहिए, तो मुझे उसके साथ kx के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, तो बोले 2π। अच्छा दूसरी बार भी वही आंसर चाहिए मुझे, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 × 2π। तीसरी बार भी वही वैल्यू चाहिए, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 × 2π। मतलब भैया ये कहने का, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ रहा, थोड़ा समझने के लिए कि ये अमजद, हाँ तो बोले भैया ये पॉइंट पे kx की वैल्यू, नहीं वो बंद मत करो, अरे भैया ये kx की वैल्यू और kx + 2n π की या n × 2π की वैल्यू की हमेशा कैसे आने वाली है,
सेम आने वाली। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा मिनिमम, चलो उतना दूर मत जाओ, मैं बोलूंगा n की वैल्यू सिर्फ 1 डालो, तो बोले ठीक है, y इक्वल्स टू a sin kx और y इक्वल्स टू a sin kx प्लस 2 पाई, है ना। ये वैल्यू कैसे आने वाली है, सेम है, मतलब kx प्लस या kx इज इक्वल्स टू kx प्लस 2 पाई, मैं ये बोल सकता हूँ kx प्लस 2 पाई। ये फेस एंगल की वैल्यू कैसी है, सेम है, जान देखो kx और kx प्लस 2 पाई, ये फेस एंगल की वैल्यू कैसी है बेटा, सेम है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया kx और ये kx प्लस 2 पाई बाई लैम्बडा की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। एक मिनट, मेरा से एक चीज कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, एक चीज में मतलब नोट्स, हाँ तो ठीक है, तो देखो ये kx क्या है बेटा, फेस एंगल, kx प्लस 2 पाई क्या है बेटा, ये भी फेस एंगल है। तो मुझे मालूम है kx दोनों भी सेम फेस एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, kx प्लस ट्वाइस पाई, ये दोनों भी सेम फेस एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। इससे साइन फंक्शन की वैल्यू लगातार कैसी आती है, सेम आती है। तो हमको मालूम है इससे आंसर लगातार सेम आने वाला है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। n की वैल्यू तुम जो चाहे वो डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी फिलहाल मैंने n की वैल्यू क्या डाला, 1। अच्छा ठीक है, n की वैल्यू डाला, तो ये मैं बोलूंगा ये और ये सेम फेस एंगल। अब एक काम करो, उसको x से डिवाइड, k से डिवाइड कर डालो, x प्लस 2 पाई बाय k, x इज इक्वल टू 2 पाई बाय k। तो ये क्या बोल रहा है, x क्या है, बोले पोजीशन है, बोले किस पार्टिकल की, बोले उस पार्टिकल की जिसका एक एंगल मान के चलो कितना है, 90 डिग्री है, मान के चलो क्या है, एंगल 90 डिग्री। x क्या है, पोजीशन है उस पार्टिकल की जिसका फेस एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। आपने मन से लिया मैंने 90 डिग्री, आप चाहे तो 0 डिग्री भी पकड़ सकते, आप चाहे तो 180 डिग्री भी पकड़ सकते, मगर ये समझना आसान रहेगा इसलिए 90 पकड़ा मैं। अच्छा ठीक है, x प्लस 2 पाई बाय k ये क्या है, बोले उसके बाद वाला वो पॉइंट है, उसके बाद वाला वो पॉइंट है इसमें दोबारा 90 डिग्री वाली पोजीशन आ रही है, मतलब ये वाला पॉइंट हो रहा ना, मतलब इस पोजीशन को मैंने क्या नाम दिया, x, और इस पोजीशन को मैंने क्या नाम दिया, x प्लस 2 पाई बाय k। आया ना, समझ में आ रहा गया। अच्छा ठीक है, इस पोजीशन को नाम दिया x प्लस 2 पाई बाय k। इन दोनों पोजीशन के बीच में के फासले को अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इन दोनों पोजीशन के बीच के फासले को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो बोले मैं अगर इन दोनों को मैंने माइनस कर डाला तो वो मुझे क्या देगा, वेवलेंथ। तो चलो ठीक है, माइनस करो तो भैया, x प्लस 2 पाई बाय k माइनस x, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। तो x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 पाई बाय k इज इक्वल्स टू लैम्बडा और k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा, ठीक है, k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा, जहां पर k को क्या कहा जाता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 पाई बाय लैम्बडा। एक बार समझ में। तो देखो ये डेरिवेशन है, ये कैसे आया, इतना पल्ले नहीं इसको डालना है तुम्हारे को एग्जाम के लिए, बस थोड़ा सा, हाँ भाई वो आप प्रोपोगेशन कांस्टेंट और वेवलेंथ का ये रिलेशन है, इतना भी याद रखे तो काफी है कि k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, इतना भी याद रखिए तो काफी, इतना ज्यादा डेरिवेशन पे डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रीड करो अपने नोट्स में से। और हाँ, एक चीज मैं आगे बताने से पहले भूल ना जाऊं, उसमें एक वेव नंबर करके कहा गया, वेव नंबर वो होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इसको 1/λ से इंडिकेट किया जाता है कि एक इतने डिस्टेंस में कितनी वेव्स आई है, उसको बोलते हैं वेव नंबर। और एक होता है एंगुलर वेव नंबर, इट इज जस्ट 2 पाई बाय लैम्बडा, कि 1 यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितनी वेवलेंथ है। तो इसका फॉर्मूला है, ये कैलकुलेशन में यूज होता है वेव नंबर, अब पढ़ लो आप अच्छे से।